हमारा विषय मुगल कालीन स्थापत्य कला का है। मुगलों ने शानदार किले, राजमहल, दरवाजे, सार्वजनिक इमारतें, मस्जिद, मकबरे आदि का निर्माण कराया। और ये स्थापत्य कला जो थी वो इतिहास में एक नए युग की शुरुआत कर रही थी। इस युग में मध्य एशियाई और भारतीय दोनों ही शैलियों का समन्वय हुआ और ये समन्वय अकबर के काल में हम कह सकते हैं कि अपनी पीक पे पहुंच गया था, यानी एकदम अपनी सर्वोच्च हाइट पे पहुंच गया था। अकबर के समय में इस्लामी और हिंदू कला के मिश्रण से स्थापत्य कला का विकास हुआ और फिर इसे एक राष्ट्रीय कला के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। वैसे तो बाबर जो कि प्रथम मुगल शासक रहा है, वो उसका काल मुगल स्थापत्य कला के विकास का काल माना गया है। उसके समय में हजारों मजदूरों ने आगरा, बयाना, धौलपुर इत्यादि स्थानों पर इमारतों का निर्माण करवाया था। बाबर बगीचों का बहुत शौकीन था और उसने आगरा और लाहौर के आसपास कुछ बगीचे लगवाए। कुछ मुगल उद्यान जैसे कश्मीर का निशात बाग, लाहौर का शालीमार बाग, पंजाब की तलहटी का पिंजौर बाग अभी भी हैं और वो विख्यात हैं, टूरिस्ट उनको देखने के लिए जाते हैं। उसके समय में बाबर के काल में केवल 3 मस्जिदें प्राप्त होती हैं जो उसके द्वारा बनवाई गई थी। एक पानीपत में काबुली बाग, दूसरी रोहिलखंड में संभल और तीसरी मस्जिद अयोध्या में बनवाई गई थी। परंतु इन तीनों को कला का श्रेष्ठ नमूना नहीं माना जा सकता। हुमायूं के काल की बात यदि हम करें, यानी बाबर ने बगीचों में ज़्यादा इंटरेस्ट शो किया और कला के क्षेत्र में जब मस्जिदों की हम बात करें तो कोई बहुत ज़्यादा उसमें उसने खूबसूरती या हम कहें कि कला को उसके श्रेष्ठ नमूनों के रूप में मस्जिदों को उसने स्थापित नहीं करवाया। हुमायूं का काल तो हम सभी जानते हैं कि बहुत कठिनाई का काल रहा और वो अपने राज्य को संभाल नहीं पाया, गद्दी नहीं संभाल पाया। तो ऐसे में कला का विकास बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा। वो बहुत ज़्यादा कोई सराहनीय कार्य नहीं कर पाया। दिल्ली का दीनपनाह नामक महल जो उसने बनवाया था उसे शेरशाह ने नष्ट कर दिया। आगरा और फतेहाबाद में उसने 2 मस्जिदें बनवाई। शेरशाह ने स्थापत्य को नया रूप प्रदान किया। उसका स्वयं का मकबरा सहसराम बिहार में बनवाया गया, जो भारत में अब तक का सबसे बड़ा मकबरा है। हिंदू और इस्लामी कला का प्रभाव इसमें स्पष्ट नजर आता है, यानी समन्वय तब भी था। यह झील के अंदर ऊंचे टीले पर निर्मित है और उसके यानी शेरशाह के व्यक्तित्व का प्रतीक है ये एक तरह से। उसके बाहरी भाग जो आउटर एरिया है वो मुस्लिम शैली के अनुरूप बना हुआ है और आंतरिक भाग में हिंदू शैली का निर्माण किया गया है। अकबर के शासनकाल से पूर्व हिंदू मुस्लिम स्थापत्य के समन्वय का एक बहुत ही सुंदर नमूना शेरशाह का मकबरा माना जा सकता है। अकबर के काल की हम बात करें तो अकबर का काल हम सभी जानते हैं कि समन्वय का काल रहा है। इसने बहुत सी इमारतें बनवाई। इसकी प्रथम इमारत हुमायूं का मकबरा है, जिसे हाजी बेगम ने फारसी कलाकार मीरान मिर्जा गियास के निरीक्षण में बनवाया था। ये मकबरा 4 बागों के बीचों बीच स्थित है और ये वास्तुकला का एक ऐसा नमूना है जो कि बाकी सारे जो बाद में जो मकबरे बने उनका एक एग्जाम्पल उनके लिए बन गया था। लाल पत्थर से बना हुआ ये मकबरा है और इसके शिखर पर संगमरमर का गुंबद है। इस मकबरे का निर्माण पूरा होने में 8 वर्ष से अधिक का भी समय लगा था। फिर अकबर ने हम देखते हैं कि आगरा से 36 किलोमीटर दूर एक नगर ही बसाया जो आज भी
फेमस है, जो फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना गया। ये राजमहल के साथ साथ में एक किला भी था, यानी महल और किला दोनों था। ये भी, इसमें भी 8 वर्ष लगे। यहाँ एक विशाल कृत्रिम झील से युक्त पहाड़ी पर इसका निर्माण करवाया गया, गुजरात और बंगाल की शैलियों का सम्मिश्रण करते हुए। यहाँ जो इमारत है उसमें दीवाने आम, दीवाने खास, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, खास महल, जोधा भाई का महल, मरियम महल, बीरबल का महल, हिरन महल, जामा मस्जिद, हाथी पोल, बुलंद दरवाज़ा, शेख सलीम चिश्ती का मकबरा इत्यादि सब प्रमुख हैं। इसमें गहरी गुफाओं, छज्जों और सुंदर छतरियों का इस्तेमाल किया गया है। दीवारों पे भी सजावट की गई है और नीले रंग की चमकीला पत्थर जो है वो एक तरह से टाइल के रूप में, जो आज की आधुनिक टाइल है उसके रूप में नज़र आता है, वो लगा हुआ है, जो कि फारसी और मध्य एशियाई प्रभाव को स्पष्ट करता है। यहाँ की सबसे उत्कृष्ट जो इमारत है वो मस्जिद है, जिसका एक विशाल दरवाज़ा है जो बुलंद दरवाज़े के नाम से जाना गया है। और ये जो मस्जिद है, ऐसा माना जाता है कि अकबर ने गुजरात पर जो उसकी जो विजय हुई थी उसके उपलक्ष्य में बनवाई थी। तुर्की सुल्ताना के महल को पर्सी ब्राउन, जो एक बहुत महत्वपूर्ण फेमस इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने उसे स्थापत्य कला का मोती कहा है, यानी मोती जैसा सुंदर दिखता है, चमकीला दिखता है। उस तरीके से तुर्की सुल्ताना का महल को उन्होंने उसकी व्याख्या करी है। तो फतेहपुर सीकरी में जो इमारतें बनी हैं वो निश्चित तौर पर एक बहुत ही श्रेष्ठ, उत्कृष्ट कला का नमूना है। अगर हम स्मिथ को कोट करें, इतिहासकार स्मिथ को कोट करें, तो वे कह रहे हैं कि फतेहपुर सीकरी के समान ना तो उससे पहले कुछ बना, ना उसके बाद बनना संभव है। ये पत्थरों में ढला एक रोमांस है जो अकबर ने आगरा, लाहौर, इलाहाबाद, अजमेर आदि में भी किले, जो अकबर के जो अन्य किले हैं वो अभी हमने देखा कि आगरा में है, अजमेर में भी बनवाया है, लाहौर में भी बनवाया है। अब हम जहांगीर के काल की बात करें तो साम्राज्य की स्थिति सुदृढ़ हो जाने पर मुगल स्थापत्य को अपने शिखर पर ले जाने का जो कार्य था वो जहांगीर द्वारा किया गया। उसने अपने शासन के अंतिम वर्ष में संगमरमर की इमारतें बनवाई, दीवारों को मूल्यवान पत्थरों से और फूल पत्ती की आकृतियों से सजाने का चलन प्रारंभ किया। सजावट की इस पद्धति को पित्रड्यूरा कहते हैं और शाहजहाँ के काल में ये पद्धति और भी लोकप्रिय हो गई। जहांगीर के काल में ये शुरू हुई और शाहजहाँ के में और भी लोकप्रिय हो गई। और फिर हम सभी जानते हैं विश्व का 7 आश्चर्यों में से एक ताजमहल, इसमें इसका भरपूर प्रयोग किया गया है। दीवारों के ऊपर जो पत्तियों की आकृति, दीवारों को जो बेलों से, पत्तियों से सजाया गया है, संगमरमर में उकेर के जो सजाया गया है, वो बहुत ही खूबसूरत है। आपको कभी भी मौका मिले आप ज़रूर ताजमहल को देखने जाएं। ये मुगल द्वारा विकसित जो स्थापत्य शैलियाँ हैं, भारतीय और फारसी विदेशी शैली को मिक्स करके जो बनाया गया है, उसका एक उत्कृष्ट नमूना है। फिर हम देखते हैं कि जहांगीर की रुचि शिल्पकला में होने के साथ साथ चित्रकला में भी थी, बागवानी में भी थी। उसके काल में इमारतें कम बनी लेकिन शिल्पकला के उत्कृष्ट नमूने बने। जहांगीर के काल में नूरजहाँ द्वारा बनवाया गया एतमुद्दौला का मकबरा, जो उसके पिताजी थे उनका मकबरा, उस काल की इमारतों में एक अच्छा एग्जाम्पल है। मकबरे का मुख्य भाग जो है वो संगमरमर का बना हुआ है। और फिर अकबर और शाहजहाँ के मध्य की एक ही कड़ी सी है, यानी अकबर के काल का और फिर जहांगीर का काल आया, फिर शाहजहाँ का काल आया, उसके बीच की कड़ी सी है।
जहांगीर की काल की दूसरी उल्लेखनीय इमारत जो है वो आगरा के निकट सिकंदरा में अकबर का मकबरा है। अपने मकबरे की योजना अकबर द्वारा बनाई गई थी, लेकिन जहांगीर ने उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन किया और उसे फिर पूरा किया। ये इसमें बौद्ध कला का भी कुछ पुट देखने में हमें मिलता है। जहांगीर के काल में एक अन्य इमारत लाहौर में बनी थी जो उसके स्वयं का मकबरा है। इसके अधिकांश भाग को उसकी मृत्यु के पश्चात ही उसकी बेगम नूरजहां ने बनवाया था। ये एक विस्तृत बाग के बीच में बना हुआ मकबरा है और सिकंदराबाद में ये स्थित है। इस मकबरे की योजना स्वयं, चलिए आगे हम देखते हैं कि स्थापत्य कला का जो स्वर्ण काल है वो शाहजहाँ का काल माना जा सकता है। शाहजहाँ के काल में स्थापत्य कला मुगलों की चरम पर पहुंच गई थी। एक एग्जाम्पल उसका हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ताजमहल। शाहजहाँ ने बहुत सी इमारतों के अलावा आगरा और लाहौर में किले बनवाए। जो अकबर द्वारा इमारतें बनी थी उन्हें पुनः नवीन तरीके से बनवाई। आगरा के किले में दीवाने आम, दीवाने खास, शीश महल, शाह बुर्ज, खास महल, मच्छी भवन, झरोखा दर्शन का स्थान, अंगूरी बाग, बहुत से नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद, ये सब उसके काल की बनाई हुई सुंदर इमारतें हैं। फिर दिल्ली के पास उसने शाहजहानाबाद नगर की नींव डाली और दिल्ली में यमुना नदी के दाएं किनारे एक किला बनवाया जो लाल किले के नाम से विख्यात है। और इस किले के भीतर सफ़ेद संगमरमर के सुंदर इमारतें बनी हुई हैं जिसमें मोती महल और हीरा महल, रंग महल विशेष हैं। दीवाने खास, दीवाने आम आज आधुनिक समय में सरकारी इमारतों के अतिरिक्त के रूप में उनका प्रयोग किया जाता है। नौबत खाना, शाही निवास, नौकरों के निवास इत्यादि सब उसमें बने हुए हैं। संगमरमर का फर्श, दीवारों पर फूल पत्तियों की सुंदर नक्काशी, मेहराबों का सुनहला रंग, ये सब यहाँ प्रयोग किया गया है। जैसा हम जानते हैं कि कश्मीर के विषय में हम बात करें तो शाहजहाँ ने कश्मीर में भी बहुत कार्य करवाया और शाहजहाँ ने जैसा कहा कि अगर भूमि पे कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। बागों के अंदर पानी और फव्वारों का प्रबंध भी करवाया गया। शाहजहाँ काल की मस्जिद में दिल्ली की जामा मस्जिद, जो आज भी विश्व में एक बहुत ही महत्वपूर्ण मस्जिद के रूप में देखी जाती है, वो प्रसिद्ध मस्जिद है। दूसरी जामा मस्जिद शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँ आरा ने आगरा में बनवाई है। ये दोनों ही मस्जिद स्थापत्य की दृष्टि से बहुत भव्य है, सुंदर है। संगमरमर की बनी हुई मस्जिद होने के कारण आगरा में जो बनी है वो मोती मस्जिद के नाम से जानी गई है। फिर हम देखते हैं कि शाहजहाँ ने अपनी बेगम मुमताज़ की याद में एक महल बनवाया जो 22 वर्ष में तैयार हुआ और लगभग उस समय के 4 करोड़ रुपए इसमें लगाए गए थे। जन्नत बाग की तरह खूबसूरत 4 बाग के बीच में ये संगमरमर की इमारत स्थित है जो कि ज्योमेट्रीय ग्रिडों की श्रृंखला के अनुसार यथानुपात निर्माण किया गया है। यानी चारों तरफ से जब आप उसको देखते हैं तो एक सी नज़र आती है। आप किसी भी चारों दिशाओं के किसी भी दिशा में आप खड़े हो जाएंगे तो आपको वो इमारत एक सी ही नज़र आएगी। लगेगा कि जैसा यहाँ है वैसा ही दूसरी दिशा में भी है। चबूतरों के चारों कोनों पर 4 सफ़ेद मीनारें हैं और इसकी बगल से यमुना नदी बहती है। सुंदर चित्रकारी से अलंकृत जालियाँ, बेल बूटों से सजी हुई दीवारें तथा लंबाई और चौड़ाई में ऊंचाई की दृष्टि से इमारत को एक इकाई का रूप प्रदान करने वाली कला न केवल ताजमहल के सौंदर्य को बढ़ा रही है अपितु इसे एक स्वप्न के रूप में, जो कि शासक द्वारा देखा गया था, एक सौंदर्य का प्रतीक के रूप में हम उसको देख सकते हैं। फिर
लाहौर के किले में दीवाने आम, शाह बुर्ज, शीश महल, नौलखा महल, ख्वाजगाह आदि शाहजहाँ के काल की बनवाई गई कुछ मुख्य इमारतें हैं। इसके अतिरिक्त काबुल, कश्मीर, अजमेर, कंधार आदि स्थानों पर उसने मस्जिद और मकबरे बनवाए। स्थापत्य कला का पतन शाहजहाँ की मृत्यु के बाद से ही शुरू हो गया। हम देखते हैं कि औरंगज़ेब का काल हम सब जानते हैं कि एक पतोन्मुख काल रहा है। उसे ललित कला में कोई रुचि नहीं थी। हालांकि उसने पुरानी मस्जिदों का निर्माण कराया, लेकिन नई बिल्डिंग्स उसके द्वारा कोई भी नहीं बनाई गई। उसने ज़्यादातर जो पुरानी मस्जिदें थीं उन्हीं की मरम्मत करवाई। हालांकि कुछ किलों में उसने रिनोवेशन भी करवाया, किंतु उसके काल में हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा स्थापत्य कला को के प्रति को बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। फिर हम चित्रकारी की बात करें तो मुग़लों ने इस क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने फारसी और भारतीय कला का मिश्रण चित्र शैली के नाम से दिया। धीरे धीरे ये शैली फारस की कला के प्रभाव से मुक्त हो गई और अकबर के समय में आते आते भारतीय प्रभाव बहुत अधिक हो गया। इसलिए हम कह सकते हैं कि मुग़ल चित्रकला जो थी वो राष्ट्रीय स्वरूप उसको प्राप्त हुआ। और जहांगीर के समय में यानी अकबर के समय में वो ये भारतीयकरण हो चुका था इस कला का, और जहांगीर के समय में ये कला अपनी श्रेष्ठता पर पहुंची। शाहजहाँ ने भी इसे संरक्षण दिया, किंतु उसकी रुचि शाहजहाँ की रुचि ज़्यादा स्थापत्य कला में थी और इसलिए उसने बहुत सी स्थापत्य के नमूने बनवाए जो हम पूर्व में डिस्कस कर चुके हैं। औरंगज़ेब की यदि हम बात करें तो चित्रकला को धर्म के विरुद्ध मानकर उसने दरबार से उसे हटा दिया। जो चित्र थे उन्हें नष्ट कर दिया। उत्तर मुग़लकालीन जो शासक रहे उन्होंने भी वो तो अपने हम कह सकते हैं कि वो अपनी गद्दी बचाने में ही इतने लगे रहे कि इनकी तरफ कला और की तरफ उनका ध्यान गया ही नहीं। संगीत की हम बात करें तो मुग़ल काल में संगीत कला की भी बहुत उन्नति हुई। बाबर और हुमायूं दोनों संगीत के प्रेमी माने गए हैं। बाबर स्वयं संगीत कला में बहुत कुशल था। गायन कला पर उसने एक पुस्तक लिखी। हुमायूं भी संगीत में गहरी रुचि ले रहा था, लेकिन अकबर के काल में तो संगीत का बहुत ही हम कह सकते हैं कि वो अपने शिखर पर पहुंचा। ये संगीत का अत्यधिक प्रेमी था, स्वयं अच्छा नगाड़ा भी बजाता था। वो देश विदेश से गायकों को आमंत्रित करता था। अबुल फजल ने अकबर के दरबार में 36 अत्यंत कुशल संगीतज्ञों का उल्लेख किया है, जिनमें सबसे प्रमुख तानसेन के पश्चात उसके दरबार में बाबा रामदास का नाम आता है। सूरदास दरबार से अप्रत्याशित या डायरेक्ट संबंध नहीं था, लेकिन फिर भी संरक्षण उसे प्राप्त हुआ। फिर बैजू बावरा, हालांकि उसने दरबार में एक राजकीय कवि के रूप में अपने आप को या राजकीय संगीतज्ञ के रूप में अपने आप को स्थापित नहीं किया था, परंतु वो तानसेन का समकालीन था और एक तरह से तानसेन का कॉम्पिटिटर भी था। अकबर के समय में वाद्य कला और गायन कला दोनों ही संगीत की प्रगति हुई। उसके काल में हिंदू मुस्लिम गान पद्धति का भेद मिट गया और वो एक हो गया और राष्ट्रीय संगीत का एक तरह से विकास हुआ। जहांगीर ने भी संगीत की परंपरा को कायम रखा। उसके भी दरबार में सैकड़ों गायक और नर्तकियाँ उपस्थित रहती थीं। फिर हम देखते हैं कि उसके समय में विट्ठल दास के शिष्य गोविंद स्वामी एक उत्कृष्ट गायक थे। शाहजहाँ भी संगीत प्रेमी था और स्वयं एक अच्छा गायक था। उसके दरबार में अनेक नर्तकियाँ संगीत और नृत्य में निपुण थीं। इसके अतिरिक्त उसके समय में अनेक पुरुष गायक भी थे। ध्रुपद के महान गायक तानसेन का जमाता यानी जमाई लाल खां भी, जिसे शाहजहाँ ने गुण समुद्र की उपाधि दी थी, वो भी इसी के काल में था। इसके अतिरिक्त जगन्नाथ, सुखसेन, सुरसेन, दरंग खां प्रमुख गायक थे।
अपने शासनकाल के आरंभ होने के कुछ वर्षों पश्चात ही औरंगज़ेब ने संगीतज्ञों को दरबार से निकाल दिया। उसके अनुसार संगीत धर्म के खिलाफ था और इसलिए कला जो थी वो औरंगज़ेब के काल में एक तरीके से समाप्त सी होती चली गई। बाद में हम देखते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीने ने वापस से संगीत में रुचि दिखाई और फिर उन्नति हुई उसकी, और उसके काल में ख्याल गायन जो था वो लोकप्रिय हुआ। उसके बाद उत्तर मुग़ल कालीन जो नवाब रहे वो अपनी गद्दी बचाने में लगे रहे, तो फिर संगीत जो था वो केंद्र से निकलकर प्रांतीय दरबारों में चला और वहीं फला फूला। तो आज हमने ये डिस्कस किया है। आगे के लेक्चर में हम और सभ्यता और संस्कृति से संबंधित कुछ विषयों की चर्चा करेंगे।